जब इलेक्शन आते हैं कि हम पर्टिकुलर वर्ग को या पर्टिकुलर कैटेगरी, गैर जरूरी चीजें, आयु कैटेगरी को हम इतने पैसे देंगे, क्यों दोगे भाई? टैक्स पेयर्स का पैसा है और टैक्स पेयर्स की कोई इच्छा नहीं पूछी जाती। आप डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करो, सड़कों के ऊपर खर्च करो, शिक्षा के ऊपर खर्च करो, स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करो, समझ में आता है। सीएजी की रिपोर्ट आई है आपकी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कहती है कि उस योजना के अंदर 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। वो लोग जो महीने में 7,000 रुपए से भी कम कमाते या खर्च करते, यानी उनकी आय 80,000 रुपए साल से कम। अगर पूरे इंडिया के सभी स्टेट्स की तरफ ध्यान दें तो शायद एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जो परिवार, बिल्कुल गरीब परिवार, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आइडेंटिफाई। उन परिवारों में से सबसे पहले एक व्यक्ति को काम दिया जाए, कैपेबल बनाया जाए, कुछ आमदनी उस घर में पहुंचेगी तो उस घर का स्तर उठेगा या नहीं उठेगा। नमस्कार, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारी सिर्फ इकोनॉमी से नहीं जुड़ा है, बल्कि हमारे लोकतंत्र और हमारी राजनीति का भविष्य भी तय करता है। देश में बढ़ता फ्रीबी कल्चर, यानी सरकारें राजनीति अपनी चमकाने के लिए, वोट को अपने पक्ष में करने के लिए लोगों को फ्री में चीजें बांटती है। ये किस तरीके से हमारे देश को या हमारे राज्यों को नुकसान पहुंचा सकता है, इस चीज पर, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए फिर से हमारे साथ हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर ओपी गुप्ता जी। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शक साथियों को। सर, ये चर्चा का विषय आज के समय में है। जब भी कोई डिबेट चलती है उसमें जो भी गवर्नमेंट होती है, उसके विपक्ष में जो सरकार है, वो हर बार एक ही इल्जाम लगाती है कि आप फ्री में चीजें बांट रहे हैं और इसका नुकसान जो है राज्यों को झेलना पड़ता है। तो क्या ये जो फ्री में चीजें बांटी जाती हैं, ये एक वैसे प्रक्रिया है या फिर सच में इसका कोई नुकसान है? देखिए, ये बहस वैसे तो जब से हम आजाद हुए हैं जी, और 2000 के बाद ज्यादा बड़ी है कि हम फ्री में चीजें बांटते हैं। मैं इसको कहूं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक राजनीतिक रिश्वत है कि हम वोटर्स को वोट से पहले रिश्वत देते हैं, वोट लेने के बाद कुछ चीजें पूरी कर देते हैं, कुछ चीजें पूरी नहीं करते। ये तो एक राजनीतिक पक्ष है, हम इस विषय पर बात नहीं करेंगे जी। प्रश्न ये है कि हम अपनी जनता को इस योग्य क्यों नहीं बना पाए कि उसकी इतनी आय हो कि सरकार को 5 किलो अनाज ना देना पड़े, जनता 50 किलो अनाज महीने में अपने आप खरीद सके। हमारी नीतियां उस तरफ क्यों नहीं जा रही? इसको मैं इस तरह से कह सकता हूं कि एक तो जनता का वो भाग है जो अति गरीब है। अति गरीब का मतलब क्रोनिक पॉवर्टी। इसको दूसरे शब्दों में ये कहें कि वो लोग जो महीने में 7,000 रुपए से भी कम कमा पाते हैं या खर्च करते हैं, यानी उनकी आय 80,000 रुपए साल से कम है। अगर पूरे इंडिया के सभी स्टेट्स की तरफ ध्यान दें तो शायद एक भी स्टेट ऐसा नहीं है, और शायद हो तो एक ही, केरला स्टेट पीछे शायद 1 नवंबर को केरला ने अपने आप को क्रोनिक पॉवर्टी से इरेडिकेट करने का दावा किया है। हुई है या नहीं हुई इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अदरवाइज कोई दूसरा स्टेट इंडिया का ऐसा नहीं है जो अपने आप को क्रोनिक पॉवर्टी से बाहर ले पाया हो।
यानी वहां पर चाहे एक व्यक्ति हो, एक परिवार हो जिसकी आय 80,000 से कम है, तो उस वहां पर वो एग्जिस्ट करते हैं। केरला ने ये क्लेम किया है कि केरला में कोई ऐसा परिवार नहीं है, और उनका मॉडल भी आया था कि उन्होंने कैसे इस काम को पूरा किया। अब जब हमारे लोगों की स्थिति ये है कि वो उनका गुजारा ही नहीं चल पा रहा, तो एक तो सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से गवर्नमेंट की ये उत्तरदायित्व बनता है कि उनके गुजारे के लिए कुछ प्रबंध करे। आयुष्मान योजना है, आवास योजना है, स्वच्छ पेयजल योजना है, इनके ऊपर खर्च करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं कि हम पर्टिकुलर वर्ग को या पर्टिकुलर कैटेगरी, गैर जरूरी चीजें, आयु कैटेगरी को हम इतने पैसे देंगे, क्यों दोगे भाई? टैक्स पेयर्स का पैसा है और टैक्स पेयर्स की कोई इच्छा नहीं पूछी जाती। आप डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करो, सड़कों के ऊपर खर्च करो, शिक्षा के ऊपर खर्च करो, स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करो, समझ में आता है। लेकिन सिर्फ कैश बांटने की अगर बात करते हो तो मेरे हिसाब से वो एक राजनीतिक मुद्दा ज्यादा है, वोट लेने का मुद्दा ज्यादा है, और इस मुद्दे ने सभी सरकारों का बजट बिगाड़ दिया है। सभी सरकारों का, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का। आज एक भी स्टेट गवर्नमेंट का बजट सरप्लस में नहीं है, सबका डेफिसिट में, सबको कर्जा लेना पड़ता है। हमारे यहां एक ऋषि हुए, चारवाक ऋषि जी, उनका क्या मत था? उनका मत यह था कि व्यक्ति को मौज लेनी चाहिए, घी पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, अगर संसाधन ना हो तो उधार लेके पीना चाहिए। और हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों ने उनको हिंदुस्तान से निकाल दिया था और वो फिर पश्चिम में चले गए, और पश्चिम में आज भी वही सिद्धांत, वही थ्योरी है कंज्यूमरिज्म की कि आप मौज करो, उधार लेके करो, चाहे जैसे मर्जी करो, लेकिन मौज करो। हमारी जो थ्योरी थी, हमारी थ्योरी थी संतुष्टि की थ्योरी थी कि आप इतना काम करो कि आपके घर का, परिवार का काम चल जाए, कमा के खाओ। तो हमारी तो ये थ्योरी थी। तो ये जो चीजें हैं कि जैसे जैसे निश्चित तौर पर आप ये मान के चलो कि जैसे जैसे स्टेट्स का डेफिसिट बढ़ता जाएगा या स्टेट की जो आय है उस आय का एक बड़ा हिस्सा हम या तो कर्ज चुकाने में पूरा करेंगे या हमारे राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने में या राजनीतिक रिश्वत देने के रूप में हम खर्च करेंगे, तो निश्चित तौर पर उस राज्य में आप ये मान के चलो कि विकास परियोजनाओं के लिए पैसा कम बचेगा। तो यानी ह्यूमन कैपिटल के ऊपर खर्च नहीं हो सकता। फिर तो इसमें ये फर्क कैसे किया जाए? जैसे बहुत ज्यादा गरीबी है, उसको कम करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, अब जैसे आयुष्मान योजना की आपने बात करी कि हेल्थ बेनिफिट्स उससे कुछ परिवार जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मिलेंगे। साथ में जो 5 किलो अनाज है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब दिन में 2 समय का खाना वो नहीं कमा सकते, 7,000 रुपए से कम उनकी इनकम है, ये योजनाएं ठीक हैं। लेकिन हर योजना जो भी नई लाई जाती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण बता दिया जाता है, उसके पीछे कोई रीजन बता दिया जाता है कि इस वजह से हम ये कर रहे हैं। तो एक लाइन कैसे खींची जाए बीच में कि ये चीजें जरूरी है और ये चीजें गैर जरूरी है, ये आप नहीं कर सकते? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो परिवार बिल्कुल गरीब परिवार के जी, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आइडेंटिफाई। उन परिवारों में से सबसे पहले एक एक व्यक्ति को काम दिया जाए, कैपेबल बनाया जाए। कुछ आमदनी उस घर में पहुंचेगी तो उस घर का स्तर उठेगा या नहीं उठेगा। जी,
बिल्कुल उठेगा। उठेगा ना। जब उस घर का स्तर उठेगा तो उनको भी, बाकियों को भी बाहर लाया जा सकता है। इच्छा शक्ति की जरूरत है। मैं ये कहता हूं कि इतना पैसा हम इन योजनाओं पे खर्च करते हैं, इतना ही पैसा लोगों की कैपेबिलिटी जनरेशन के ऊपर खर्च कर दिया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर खर्च कर दिया जाए तो ज्यादा उचित होगा। यानी उनकी शिक्षा के ऊपर खर्च करो, उनके स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करो, उनको काम अवेलेबल करवाओ। अभी आपने देखा होगा कि कुछ मनरेगा की रिपोर्ट्स थी जी, कि अपने हरियाणा की ही रिपोर्ट थी वो, कि जिसमें लिखा था कि 87% जो वर्क परमिट्स हैं वो फर्जी हैं, काम फर्जी हैं। तो कैसे काम होगा? सीएजी की रिपोर्ट आई है आपकी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कहती है कि उस योजना के अंदर 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। ये जो चीजें हैं, इन चीजों की लीकेजेस को हमें रोकना पड़ेगा। फुल प्रूफ हमें योजनाएं बनानी पड़ेंगी, और योजनाएं बनाने में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपको बताता हूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कहा जाता है कि इफ यू वांट टू मेक ए प्लान गो टू दिल्ली, कि आप अगर कोई योजना बनाना चाहते हो दिल्ली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इंडियन ब्रेन्स आर बेस्ट इन द वर्ल्ड योजना बनाने में। लेकिन साथ में यह भी कहा जाता है कि इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट दैट प्लान देन गो टू टोक्यो, कि जापान के अंदर जितनी बढ़िया तरीके से योजनाओं को इंप्लीमेंट किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, वो वर्ल्ड में कहीं नहीं किया जाता। वो हमसे आगे हैं इंप्लीमेंट करने में। कोई उनके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है, जापान के पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, और उसके बावजूद भी वो डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी में है। हमारे पास मैक्सिमम रिसोर्स है और हम डेवलपिंग नेशंस की कैटेगरी में हैं, चाहे हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं। मैं बार बार कहता हूं कि बड़ी अर्थव्यवस्था मायने नहीं रखती, अच्छी अर्थव्यवस्था मायने रखती है, कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, बड़ी बेशक ना हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम 10वें नंबर पे भी होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? फर्क तब पड़ेगा जब अगर मान लो हम 10वें नंबर पे रह के भी हमारी इनइक्वालिटीज कम है, तो समाज हमारा ज्यादा अच्छा होगा। और अगर हम पहले नंबर पर आकर भी अगर 2%, 5% लोगों के पास सारा धन है, 95% लोगों के पास धन नहीं है, तो हम पहले नंबर पर आकर भी समाज सुखी नहीं हो सकता। बहुत सी स्टेट सर ऐसी हैं जिसमें उस स्टेट को रन करने के लिए जितने पैसे चाहिए और जितने पैसे उसका रेवेन्यू है, तो उसमें बहुत ज्यादा कमी है। तो उसको वो कैसे कर सकते हैं? जो फ्रीबीज दूसरे स्टेट्स में मिलती हैं और वहां के लोग जो हैं वो भी चाहते हैं कि उनको वो सुविधाएं मिले, जो बेसिक जो जरूरतें हैं वो उनकी पूरी हो, तो वो कैसे हो सकती हैं? एक बड़ा दबाव, आर्थिक दबाव जो उस स्टेट के ऊपर पड़ता है, तो उसको कैसे हैंडल? वो निश्चित तौर पर पड़ेगा। वो एक तो वहां पॉपुलेशन ज्यादा है उन स्टेट्स के अंदर जी, दूसरा वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहां पर रिसोर्सेज की कैप्चरिंग हो रही है, यानी जंगल बेचे जा रहे हैं, खनन है, या रिसोर्सेज दूसरे मिनरल्स के उनको बेचा जा रहा है। बेचो, लेकिन बेचने के साथ आप जिस तरीके से बेचा जा रहा है उस पॉलिसी के अंदर सुधार करने की जरूरत है। दूसरी बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अब देखिए हर स्टेट एक लिमिट से ज्यादा टैक्स भी नहीं लगा सकता जी। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जीएसटी आने के बाद बहुत सारे टैक्स जो पहले स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, अब वो लगने बंद हो गए। अब सेल टैक्स नहीं गवर्नमेंट लगा सकती, आपकी वैट नहीं लगा सकती क्योंकि जीएसटी लग गया। अब क्या, आप स्टैंप ड्यूटी बढ़ा सकते हो, आप कुछ एक्साइज ड्यूटी जहां परमिसिबल है उनको बढ़ा सकते हो। उसमें क्या किया जा सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट बिजनेस रन करे। जैसे सड़क बनानी है कोई जी, सड़क बनाने में लोगों की पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट कर सकती है।
गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन क्या कर सकती है कि मेरे पास 500 रुपए है, मैं 500 रुपए गवर्नमेंट को दूंगा कि इस सड़क में 500 रुपए रहा, उस सड़क से जितनी भी इनकम होगी मेरे को 500 रुपए के हिसाब से मेरा हिस्सा दे दिया जाए। लोगों की भी इनकम बढ़ेगी, गवर्नमेंट के भी रिसोर्सेज बढ़ेंगे। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इस तरह का कोई एक चीज बनाई जा सकती है। पीपीपी मॉडल के थ्रू हम चीजें कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो मेन मुद्दा है कहने का कि जो हम सिर्फ वोट लेने के लिए चीजें देते हैं उन चीजों के ऊपर हमें बंदिश लगानी पड़ेगी। दूसरी जो हमारे अनप्रोडक्टिव फिजूल के खर्चे हैं सरकारी स्तर पर, उन खर्चों के ऊपर भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि विकास के कार्यों के लिए हमारे पास कुछ धन, कुछ रिसोर्सेज बच सके। तो इसमें किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है? जैसे राजनीतिक इच्छा शक्ति की हमने बात करी थी कि ये बदलाव की जो शुरुआत है वो कहां से होगी, क्योंकि जो लोक लुभावनावाद है वो तो चलता रहेगा, राजनीतिक पार्टियां अपने वोट के लिए ऐसी स्कीमें लाती रहेगी, तो जो बदलाव की शुरुआत है वो कहां से हो? शुरुआत बदलाव की सारी पार्टियां मिलकर पार्लियामेंट के अंदर एक कानून बनाए कि कोई भी स्टेट जो है कोई भी स्कीम लागू करता है, उस स्कीम को लागू करने के लिए पहले उसको जो है पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और पार्लियामेंट ये एक लिमिट तय कर सकती है कि किसी भी स्टेट का खर्चा जो है उसकी स्टेट ग्रोस जीडीपी से, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जो है आप ये कह लो कि 30%, 40%, 60% जितना मर्जी रखो कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आपको विद इन लिमिट इतना इसमें ही काम करना पड़ेगा और इतना आपको डेवलपमेंट के लिए रखना ही रखना पड़ेगा। साथ में जो सरकारें, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो जो केंद्र सरकार है उसकी नकल करने के लिए या अपने पड़ोस में जो राज्य है उस सरकार की नकल करने के लिए अपने जो कर्ज है उस पर ध्यान ही नहीं दे रही कि वो कितना जा रहा है। तो क्या जो आज की जनरेशन है उसके ऊपर जो कर्ज बढ़ रहा है उसकी कीमत अगली जनरेशन को चुकानी पड़ेगी? निश्चित तौर पर चुकानी पड़ेगी, निश्चित तौर पर चुकानी पड़ेगी। भाई हमें किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने रिसोर्सेज से काम चलाना पड़ेगा। हम अपने रिसोर्सेज से काम चलाएं। नकल तो पता नहीं, दिल तो हमारा भी करता है कि भाई हम अमेरिका से आगे फैसिलिटी मिले, लेकिन हमारे रिसोर्सेज तो अलाउ नहीं करते हम। भाई पॉपुलेशन कंट्रोल की बात क्या है, एक तर्क दिया जाता है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए हमें फायदा नहीं मिल पाता, तो उस दिशा में भी तो काम किया जा सकता है। आप मैंडेटरी कर दो कि भाई आपके 1 से या 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। अब उसमें भी फिर वोटों की बात आ जाती है जी। भाई जब देश एक है, नेशन एक है, तो हर व्यक्ति के लिए एक ही कानून होना चाहिए। पढ़ाई का कानून एक हो। जरूरत क्या है, आपके जितने राज्य हैं उतने बोर्ड हैं, एक बोर्ड हो, सारे देश के अंदर एक जैसी किताबें लगें, क्या प्रॉब्लम है? उनकी छपाई जब लार्ज स्केल पर होगी वो सस्ती भी पड़ेंगी, पैसे भी कम खर्च होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो स्कीमें निकालती है वही स्कीमें स्टेट गवर्नमेंट ना निकालकर केंद्र सरकार निकाले और केंद्र से वो सारी चलाई जाए, जिसमें स्टेट्स जो है अलग अलग जो स्टेट्स है उनमें अगर अलग अलग सरकारें हैं तो उनके बीच किसी तरह का क्लैश नहीं होगा। नहीं, हम कुछ जो मेन चीजें है ना, जैसे आपकी पॉपुलेशन पॉलिसी है जी, पॉपुलेशन पॉलिसी केंद्र सरकार बनाए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी हो कि ये आपको फॉलो करनी पड़ेगी। एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, स्टेट गवर्नमेंट उससे बाहर नहीं जा सकती, ठीक है ना। हेल्थ पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट जो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी उसी पॉलिसी के अंडर करे। इसी तरह चीजें हैं। अब पानी के ऊपर कितनी राजनीति होती है, वाटर को जो है नेशनलाइज कर दो आप, जो बेसिक
नीड्स हैं। जिस स्टेट को जितनी जरूरत है उसके हिसाब से देते रहो, झगड़े मिटेंगे ना। जी। तो ये तो पॉलिटिकल विल के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर लोगों को भी ठीक चीज को ठीक और गलत चीज को गलत कहना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। अदरवाइज तो आप हम यहां पर 5 व्यक्ति बैठे हैं, 5 में से 2 को कोई बेनिफिट दे दो, वो 2 अलग हो जाएंगे। पता उनको भी है कि वो भाई तुम्हें किस लिए बेनिफिट दिया है, तोड़ने के लिए दिया है, लेकिन उससे समाज का नुकसान होता है, समाज का फायदा नहीं होता। तो ये जो फ्री बी कल्चर है चल रहा है, पहले भी चलता है और शायद आगे भी चलता रहेगा। तो जो प्रतिस्पर्धा है पार्टियों के बीच में, अलग अलग स्टेट्स के बीच में कि मैं ये फ्री कर दूं, वो फ्री कर दें, एक होड़ लगी हुई है। तो लगातार जो बर्डन है वो देश की जनता पर पड़ रहा है, हमारी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। तो जो देश का संघीय ढांचा है, इस पर क्या लगता है आपको, क्या असर होगा? संघीय ढांचा कमजोर होगा, क्योंकि होता क्या है, केंद्र में जो सरकार होती है और राज्य में अगर उसी पार्टी की सरकार के, तो केंद्र लिबरल होकर उसको सहायता दे देती है। लेकिन राज्य में अगर दूसरी पार्टी की सरकार के, तो केंद्र उस राज्य को उसकी जायज मांग के लिए भी सहायता देना उचित नहीं समझती। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इससे क्या होता है कि निश्चित तौर पर वहां के लोगों के मन में भी फिर थोड़ी दुर्भावना आती है। तो ये चीजें समाज को तो नुकसान करती है ना, आर्थिक तौर पर हमारे लोकतंत्र को भी नुकसान करेंगी, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर भी प्रॉब्लम होंगी कि एक दुर्भावना आती है कि भाई, और फिर एक और जो डिस्कशन चलती है वो चलती है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो सेंटर में ज्यादा रेवेन्यू देते हैं और उनका रेवेन्यू उनको मिलता कम है, तो वो ये कहते हैं कि भाई हम तुम्हें इतना देते हैं, हमें इतना तो मिलना चाहिए। भाई एक निकम्मा आदमी है, उसको स्टैंड करने के लिए तुम हमारे पैसे काट कर उसको दे रहे हो। या आप ये कह लो कि एक कमजोर आदमी है, भाई उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, और एक पहलवान है कि भाई पहलवान तुम तो कोई बात नहीं, तेरे ऊपर हम कम खर्च करेंगे, तू तो फिर भी ठीक रह लेगा, लेकिन इस कमजोर व्यक्ति को ठीक करने के लिए ठीक है जरूरी। और वो कमजोर व्यक्ति ये मान ले कि भाई मेरे को तो मजा आ रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, मेरे को काम करने की जरूरत नहीं, मेरे को इंप्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आप स्टेट गवर्नमेंट्स को सहायता करो, बट वो परफॉर्मेंस बेस्ड, प्रोडक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। ऐसा लगातार होता रहा तो फिर ये स्टेट्स के बीच में तभी सुधार आएगा। तो फेडरल सिस्टम में मतलब नुकसान है लंबे समय में, जो एट प्रेजेंट चल रहा है उससे नुकसान है, लेकिन सुधार की गुंजाइश होती है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम इस प्रवृत्ति को, जनता को भी चाहिए, जनता भी समझे कि तुम्हें किस लिए बेनिफिट दिए जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान तो वो देश रहा है जहां पर हमारा हाथ देने के लिए रहता है, ऐसे लेने के लिए नहीं। लेकिन अफसोस कि आज हम दोनों हाथ ऐसे करके खड़े, हमारे हाथ ऐसे होने चाहिए, हम देने की भावना के साथ बात करें, तभी देश का विकास हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अच्छा था। मतलब ये टॉपिक, इस पे बात करना बहुत जरूरी था और लोगों को समझाना जरूरी था कि जो ये चीजें आपको मिल रही हैं इससे देश को क्या नुकसान है, साथ में हमारी इकोनॉमी को क्या नुकसान है, और इससे फायदा सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को होता है। लंबे समय में समाज को तो नुकसान है ही, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो कर्ज राज्यों के ऊपर बढ़ रहा है, आने वाली पीढ़ियां उसको कैसे चुका पाएंगे वो तो उन्हीं को पता है। साथ में जो अलग अलग स्टेट हैं उनके ऊपर कर्जा भी अलग अलग है, असमान कर्जा है।
तो उसकी वजह से जो स्टेट्स के बीच में है वो भी एक तरीके से नफरत कह सकते हैं कि अलग अलग स्टेट से एक दूसरे से करती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक समस्या का कारण है जो लंबे समय में हमारे देश को, हमारे संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा। एक अविश्वास स्टेट्स के बीच में बनेगा। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, और जो राजनीतिक एक तरीके से इच्छा शक्ति नहीं है उसका क्या इलाज हो सकता है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।